चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है। 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। टोटल क्वेश्चन कितने यार इसमें 47 ही और बचे। जल्दी जल्दी देखें। 8 तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन कंसेप्ट समझाऊंगा सर। क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। एक ऐसा प्लेन है जो कि वाई एक्सिस को तो 3 डिस्टेंस पे कट कर रहा है और पैरेलल टू द जेड ओ एक्स। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। जो वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है इस तरीके से 3 पर, ठीक है, यहां कहीं कट कर रहा है, और जेड ओ एक्स प्लेन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। देखो प्लेन क्या होगा, ये एक्स ओ वाई हो गया प्लेन, ठीक है, ये वाई ओ जेड प्लेन हो गया, ये वाला इस प्लेन के इस पोर्शन के क्या है, पैरेलल है। तो इस प्लेन की इक्वेशन बताइए। एक बात सुनो, इसने वाई पर तो 3 कट किया है, इंटरसेप्ट कितना 3 है, तो कायदे में जो फॉर्म यही तो होती थी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन वी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो सब लोग इस तरीके से करते हैं, एक्स अपॉन 0 वाई अपॉन 3 जेड अपॉन 0 और वाई इक्वल्स टू 3। आंसर आ गया। सही बात है, आंसर भी आपका आ गया, नंबर भी आपको मिल गए। अब लेकिन लॉजिक वाली बात करते हैं। क्या कहना चाह रहा था ये, सुनो ध्यान से रहा। ये क्योंकि मैंने क्यों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूं आपको कि यार x अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन होता है। सही बात है ना, नॉट डिफाइन ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनो जरा, हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। एक ऐसा प्लेन जो कि z और x के क्या है, पैरेलल, तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये पैरेलल है, ये अब भी पैरेलल है, अब भी पैरेलल है, अब भी इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इसके पैरेलल है। लेकिन वाई एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, 3 पे। किस पे कट कर रहा है, 3 पे। लेकिन इसकी जो लेंथ है इस तरफ तो कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे इसको कट कर रहा है। क्या ये x और z को कभी कट करेगा? कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फिक्स है, यहां से तो हिलेगा ही नहीं, ये 3 से तो कभी हिलेगा ही नहीं। जब इनको कभी कट भैया करेगा ही नहीं तो इनकी वैल्यू कुछ होंगी नहीं, ठीक है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इसका भैया। अब जो क्वेश्चंस है ना, अब जो क्वेश्चंस हैं मजेदार है, विद डायग्राम समझेंगे। कान में कौन घुस गया? विद डायग्राम समझेंगे, ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यस देखेंगे जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस पॉइंट। एग्जाम्पल में हमने किया हुआ है लेकिन फिर भी अच्छे से हम लोग इस पे फोकस करेंगे। मतलब 2 प्लेन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से रहा, एक प्लेन ये रहा प्रीति, ठीक है जी, और एक प्लेन ये रहा हमारे पास। ये दोनों प्लेन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे। कितने जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। लेकिन ये किस प्लेन की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया एक ऐसा प्लेन बताओ मुझे, एक ऐसा प्लेन बताओ जो कि पॉइंट 2 to 1 से जा रहा, 2 to 1। अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे, लेकिन वो प्लेन यूनिक होगा जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है और सारे प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन है। मान लो ये प्लेन पाई 1 है, ये प्लेन पाई 2 है और ये प्लेन पाई 3 है। तो पाई 1 की इक्वेशन क्या कह रहे हैं? ये इसकी इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसकी जो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पाई 3 की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो यार एक बात बताइए जरा, क्या ये दोनों प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है? तो कार्टेशियन के तरीके से हम लोग या इसको वेक्टर में चेंज कर कैसे भी आप कर सकते हो। तो हमको पता है, हमको पता नहीं है, हमने प्रूव किया है भाई, हमने प्रूव किया है कि अगर कोई प्लेन इंटरसेक्शन से जाता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस का d प्लस लैम्डा a2x b2y c2z इक्वल टू क्या होता था? यहां पे डिस्टेंस, हाँ हाँ वही माइनस का d1 और माइनस का d2 इक्वल टू 0। ये किस प्लेन की इक्वेशन आ गई? ये पाई 3 प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये फॉर्मूले यार हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है। इस
प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी, तो और ये हमारे पास निकल के आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि A1 B1 C1 क्या होते थे, A2 B2 C2 क्या होते थे। तो पहले वाले की A1 B1 C1 A2 B2 C2 D1 D2, ये हमारे पास चमका। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इससे। ये पाई3 की इक्वेशन है, 3x B1 कितना माइनस का y, ठीक है, और ये प्लस का 2z माइनस 4। अब आप कुछ मत सोचो, आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि इसी इक्वेशन को दोबारा यहां पे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई पाई3 की। लेकिन लैम्डा दिक्कत नहीं दे रहा है, आपको दिख रहा होगा ना लैम्डा दिक्कत। तो एक काम कर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस लैम्डा, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो क्या 3 प्लस लैम्डा बचेगा, यस और नो। ऐसे ही मैं यहां से करता हूं, माइनस का y और ये प्लस का y है, यहां से अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो क्या लैम्डा माइनस 1 बचेगा, या बिल्कुल बचेगा। यहां से अगर मैं करता हूं z बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 2 और माइनस का 4, ये कितना हो गया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, लैम्डा भी तो है यार। तो यहां से माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये सब उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। चमका, ये आ गई हमारे पास। अब हमको बोला गया था कि पाई3 की इक्वेशन बताओ। यार पाई3 की तो इक्वेशन आ गई, लेकिन लैम्डा दिक्कत दे रहा ना, लैम्डा की वैल्यू अब निकालना है। तो एक बात सुनो, ये प्लेन इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो x की जगह 2 रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, थोड़ा लिख लिया करो, ये सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। तो बस 3 प्लस लैम्डा, x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1। मामा साइकिल की चाबी दे देना, ऊपर ही बेटा। तो चलिए 2 3 6, 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 4। तो यार केवल कैलकुलेशन है, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो गया हमारा, 6 माइनस 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये 6 और 4 इधर कितना आया, तो ये 2 बचा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, और कुछ बचा क्या, तो माइनस का 3 लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, माइनस का 2/3। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या इस वाली इक्वेशन पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लगता नहीं कहीं होगी। तो बस ये लॉजिक कुछ नहीं था, बस ये था कि इस प्लेन की इक्वेशन पाई3 की इक्वेशन ये आ गई, बस लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में था, तो इसीलिए जो आंसर आएगा वो भी कार्टेशियन फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, प्रीति बताओ कि हाँ सर ये चीज आ रही, थोड़ी देर फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन अच्छे आएंगे इसमें। क्लियर है, एकदम हमारा आंसर ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, बस यहाँ पे प्लस कर लेना। ये क्यों प्लस कर लें, देखो अगर हमने यहाँ माइनस किया तो भी गलत नहीं, प्लस किया तो भी गलत नहीं, उसका लॉजिक सुनो, क्योंकि इस इक्वेशन में d1 d2 एक कांस्टेंट होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आए, अगर RHS में 0 तो प्लस d1 d2 हम लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ यार ये चीजें। एग्जाम अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, वो मैं पूरा बताऊंगा नहीं, वो भी ऐसा ही है, केवल उसमें क्या है कि इस वाले प्लेन की वेक्टर फॉर्म गिवन है, बस इस वजह से मैं कहूं ये प्लेन पाई1 की एक इक्वेशन इन्होंने क्या दी है, ये वाली दे दी गई है, और दूसरे की इन्होंने जो ये इक्वेशन दी है वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू 9, और ये पॉइंट्स क्या दे दिए 2 1 3, बस ये दे दिया गया है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना। अब तो पाई3 की इक्वेशन का फॉर्मूला यार ये होता है n1 लैम्डा n2 d1 प्लस लैम्डा d2। क्लियर है, n1 वेक्टर ये हो गया, n2 वेक्टर ये हो गया, d1 हमारे पास ये हो गया, d2 हमारे पास ये हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। और r वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, और x y z की जगह हम लोग 2 1 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो बाद में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी आपको डाउट ऐसे इसमें होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ रही। और एक चीज, हाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे d1 सर -7 लें +7 लें, ये जो d1 d2 होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती थी,
ठीक है, मतलब RHS में जो होता है तो वो D1, तो D1 7 लेंगे और D2 9 लेंगे। क्लियर है। इस वाली फॉर्म में RHS 0 नहीं होता था, कार्टेशियन में मैं उन लोगों ने 0 लिया है तो इसलिए प्लस का D1 D2 होता था। कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। अभी तक तो इतना पढ़ा था, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा और कि एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होता हुआ जा रहा है और इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। उस प्लेन की इक्वेशन बताइए, क्योंकि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से तो कई सारे प्लेन जाएंगे, लेकिन उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो किसी तीसरे प्लेन के और क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब पहले तो मैं कोशिश करूंगा डायग्राम बनाने, फिर आपको इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। एक ये प्लेन है π1, एक दूसरा प्लेन है हमारे पास ये π2, ठीक है। अब इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है, ये हमारा प्लेन जा रहा है, ये इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है मुझको, इस प्लेन की। लेकिन ये जो प्लेन है इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? ये मान लीजिए π1 है, ये प्लेन π2 है और ये वाला प्लेन π3 है, और हमको जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमारा π4 है। चमका, इसको मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखो क्या, ये हमारे पास π1 प्लेन है, ये हमारे पास π2 प्लेन है, ये इनका इंटरसेक्शन है। इसके इंटरसेक्शन से एक ये वाला प्लेन जा रहा है ये, और ये इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। चमका, बात आई समझ में? फिर से देखते हैं। π1 प्लेन π2 प्लेन, इनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा है, ये भैया हो जा सेट, ये जा रहा है, और ये जो प्लेन है ये वाला, ये इस वाले प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमको इस वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है कुछ भी नहीं, समझने में थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही देसी तरीके से सॉल्व कर। एक बात सुनो, ये प्लेन π1 है π2, इन दोनों प्लेन की जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है भैया, गिवन, पक्की बात है। और कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहला काम ये दिमाग में रख लो कि RHS को बना दो 0, RHS को बना दो 0। तो ये 1 इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये 5 इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, पक्की बात है, वहां तो पहले से 0 है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम डायरेक्ट क्या काम कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन π4, तो क्या होगा, इस वाले प्लेन को लिखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5। ये आ गई π3 की इक्वेशन, यही पढ़ी हमने, a1x प्लस b1, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, पक्की बात है। अब यार फिर एक ही काम करना कि कैसे भी करके लैम्डा को रिमूव कर दो, बस हमारा π4 की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब लेकिन देखते हैं, सुनो क्या करते हैं, x इसमें भी है, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया, यस और नो। यहां से y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा हो गया, z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा हो गया, और ये माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 5 लैम्डा। कहाँ बेटा, अच्छा गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास कायदे में आ गई प्लेन π4 की इक्वेशन। बस अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू उठा के पुट कर देनी। लेकिन अब एक बात सुनो, ये जो प्लेन π4 की इक्वेशन है इस वाले, और π3 के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने प्रूफ किया था इंट्रो पार्ट में, जब भैया कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते, पक्की बात है। और जब दो वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर ये रहा ABC, उसके डायरेक्शन रेशियो हो गए, और इस वाले प्लेन की ये रहे, तो क्या इनका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, पक्की बात है। हमने क्या पढ़ा है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, यस और नो। ये वाला जो प्लेन है इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है कि इनके जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 A2 B1 हमने पढ़ा है, प्रूफ किया हमने ये। चलिए A1 कितना है, 1 प्लस 2 लैम्डा, A2
x का कोफिशिएंट क्या 1, b1 कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा, b2 कितना है -1 प्लस c1 कितना है 1 प्लस 4 लैम्डा और इधर कितना है 1। क्लियर है, इक्वल्स टू 0। चमका। मुझे नहीं लगता कोई भयंकर लॉजिक है इसमें, देसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एकदम। तो ये 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 1 से 1 शहीद हो गया। 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4, तो 4 प्लस 2 6 से गया ये 3 लैम्डा इक्वल्स टू -1। लैम्डा कितना आ गया माइनस का 1/3। क्लियर है भैया, कुछ नहीं करना यार, ये वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, लैम्डा की जगह आ गई प्लेन पाई4 की इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन आएगी वो प्लेन पाई4, और प्लेन पाई4 ऐसा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, और पाई3 एक प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। चमका। कोई भी डाउट अगर मल्होत्रा दिमाग में आ रहा है सर ये थोड़ा सा, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये कुछ भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर एक एक कंसेप्ट समझोगे तो इनमें कुछ भी घंटा लॉजिक नहीं है इनमें। कंसेप्ट समझना कि इसके परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग के नॉर्मल वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर। और ये चीजें अगर नहीं आ रही हैं कि सर ये प्लेन की इक्वेशन है तो फिर ये सब क्या है, अरे भैया ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये तो आपको स्टार्टिंग में सब पता होना चाहिए, इंट्रो पार्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये सब आ जाए। क्लियर है, पक्की बात है तिवारी? हाँ बताओ, बोलो। हाँ मजे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू। ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भैया उनके बीच का इक्वेशन बताए। सुनो जरा ध्यान से सुनेंगे। ये जरा हमारे पास प्लेन 1 है इस तरीके से, ठीक है जी, और इसको एक ये प्लेन 2 कट करता हुआ जा रहा है इस तरीके से, ये क्लियर है, इस तरीके से ये जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा। सही बात है। अच्छा, हर प्लेन कोई भी अगर ये इसने भी इसको इंटरसेक्ट किया तो 2 एंगल बन गए, ये वाले और ये वाले। आप कहेंगे सर वो तो 4 बने इधर भी, सही बात है, ये वर्टिकली अपोजिट इक्वली है। तो बुक में जो हम लोगों ने प्रूफ किया था या एनसीईआरटी में दिया गया है, जब 2 प्लेन आपस में उनके बीच में जो एंगल बनता है हमने प्रूफ किया है, वो एंगल उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में भी तो होता है। एक ही तो बात है, 2 प्लेन अगर बीच में एंगल बना रहे हैं, या मैं कहूं कि उनके नॉर्मल वेक्टर आपस में एंगल, एक ही तो बात है। पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये रहा n1 और दूसरे वाले का ये रहा n2। लेकिन अगर नंबर वाली बात करते तो नंबर वाली बात ये होगी भैया लो n1 डॉट n2 मॉडुलस n1 हो गए, नंबर वाली बात खत्म, नंबर आपको 2 नंबर मिल गए। लेकिन अब एक नॉलेज वाली चीज है, सर ये मॉडुलस क्यों, ये मॉडुलस क्यों? तो हमको पता है कि ये प्लेन ने अगर आपस में एंगल कट किया, अगर ये एंगल थीटा, तो पक्की बात है ये 180 माइनस थीटा होगा। सही बात है, 2 एंगल बनेंगे। तो एनसीईआरटी ने माना गया हम जो एंगल फाइंड करते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं, क्योंकि दूसरे एंगल को 180 से माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा है एनसीईआरटी में कि आप, क्योंकि एंगल बने 2, अब हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का बाय डिफॉल्ट हम लोग एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। एक्यूट बोले तो 0 से लेकर 90 के बीच में, और कॉस थीटा 0 से लेकर 90 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पक्की बात है, इसलिए मॉडुलस लगाया कि बाहर जो आंसर आए वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो भैया हम एक्यूट का निकाल रहे हैं। क्लियर है। और ध्यान रखना 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था मॉडुलस जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। पता है आपको क्यों लगाते हैं? क्योंकि अब पता नहीं इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, सुनो, हम लोग मॉडुलस के बाहर मॉडुलस जैसे ही हटाया प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि अगर अंदर वैल्यू प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हम लोग कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस का चक्कर ये है कि हम लोग एक्यूट एंगल निकालते हैं। भैया अब कुछ नहीं बचा यार, इसमें कुछ नहीं बचा। n1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 15 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 9, 8 और 9 17। ठीक है, इसका करो 3 का 9 3 का 18, 25 में 18 जोड़े यार, 25 43। सही है क्या? सही होगा। अब सुनो, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखो आंसर अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और कॉस अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो 90 से बड़ा है। पक्की बात है। हम कौन सा निकाले? एक्यूट, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया। तो बस ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं जो आपको आगे हमारा एंगल निकल गए। थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा। पक्की बात है, मुझे नहीं लगता कोई भी भयंकर लॉजिक या कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्या है, हर इसके 3 4 पार्ट है, हाँ 5 पार्ट प्लीज बेटा। देखो
ये दो प्लेन की इक्वेशन दी है, कह रहे हैं यार ये चेक करो कि ये परपेंडिकुलर है या आपस में पैरेलल है। अगर कुछ भी नहीं है तो इनके बीच का एंगल फाइंड करो। देखो भैया, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो होता है, तो ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। अगर जीरो आ गया तो कह देना क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर इक्वल आते हैं तो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से करो, बड़ा सिंपल रहेगा। क्या कह रहे हैं कि अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो एंगल फाइंड करो। तो हम लोग ऐसा करते हैं यार, हम पहले से एंगल फाइंड करते हैं cos थीटा, हम ये चेक करेंगे ही नहीं। तो क्यों, अभी बताता हूं, इसका लॉजिक सुनो क्यों मैंने ऐसा कहा। मैंने आपसे क्यों ऐसा कह रहा हूं, एक सेकंड दो जरा, मैं भी बताता हूं ये चीज, क्योंकि आपको दो मेहनत से बच जाएंगे। आपने सपोज चेक किया, इसको पहले चेक किया कि ये बाई चांस ना तो ये हुआ पैरेलल और ना ये हुआ परपेंडिकुलर, तो बाद में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही है। आओ मतलब पहले चेक भी किया और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर से आप एंगल, क्योंकि एंगल निकालने का फॉर्मूला केवल यही है, ठीक है ना। तो हम करते क्या, हम निकालते हैं पहले डायरेक्ट एंगल। अगर इसको सॉल्व किया और आंसर जीरो आ गया तो cos 90 क्या होता है, जीरो, तो हम कह देंगे कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसका आंसर बना गया cos जीरो क्या होता है, तो हम कह देंगे आपस में क्या है। बात समझ आई ना, कि अगर इनको सॉल्व किया आपने भैया, इस पूरे को सॉल्व किया और इसका आंसर जीरो आ गया तो cos थीटा कितना हो गया, जीरो, और थीटा में जीरो वैल्यू किसकी होती है, तो हम कह देंगे आपस में क्या, परपेंडिकुलर है। तो ये हम लोग डायरेक्ट एंगल निकालेंगे, दो बार काम से बचेंगे। तो चलिए भैया, a1 कितना है 7, a2 कितना है 3, ये कितना है 5, ये -1, ये 6 और ये -10, 7 का स्क्वायर 49, 25, 36 इंटू 9 प्लस का 100। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए cos थीटा 21 माइनस का 5 और माइनस का 60, यार ये कुछ बनना है अंदर। 49 में अगर इधर एक हमने दे दिया 50, ये कितना हो गया 85, 85 में 110 और ये भी ऊपर भी शायद 110 ना। तो cos थीटा माइनस का 65 हो गया, तो माइनस का 55, माइनस का 45, माइनस का 44 अपॉन 110। अब देखो ये आया, थीटा कितना गंदा आ रहा है, इसको हटाए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो ये पैरेलल था और ना ही ये क्या था, परपेंडिकुलर था। तो बाद में फिर से ये एंगल निकालना पड़ता आपको, तो डायरेक्ट निकाल दो ना कि भैया थीटा ये आ गया, लो ना तो ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये क्या है, पैरेलल। क्लियर है। अगर आपने इसको सॉल्व किया, सुनो और देख लो यार, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आता जीरो, तो cos 90 क्या होता है, जीरो, तो कह देना कि ये दो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसको सॉल्व करके 1 आता तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपस में क्या होते, पैरेलल होते। ठीक है ना। तो बार बार ये निकालो, डायरेक्ट ही निकालो, ये सही रहेगा। एक 4 पार्ट हो रहा है यार, मैं बताऊंगा इसलिए नहीं कि एक जैसे हैं, वीडियो लेंदी होगा, लॉजिक घंटा नहीं होने में। ठीक है, अगला देखते हैं यार, ये गिरे हुए क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। इसका भी एक ही पार्ट बताऊं क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, उसका प्लेन से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर डायग्राम की बात करते हैं तो इस तरीके से होगा कि मान लो यार ये एक गिवन पॉइंट है और ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस फाइंड करो। बस ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो पॉइंट है कायदे में यहाँ पे ले लो क्योंकि 0,0 है, और ये प्लेन की इक्वेशन। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो मैंने आपसे कहा कार्टेशियन फॉर्म में RHS को बना दिया करो 0 बिना सोचे समझे। तो इसका जो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो भी होता है ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता और ये सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हमको यार फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, वो क्या है, AX1 BY1 CZ1 माइनस का D अपॉन इन रूट, फॉर्मूले चेक कर लेना यार, गलत ना होना चाहिए। तो x1 y1 z1 तो पॉइंट हो गया ये, और a b c ये हो गया, और d हमारा ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए a कितना है 3, x1 कितना है 0, b कितना -4, y1 कितना है 0, ये 2 × 0 माइनस, और d कितना है
बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? रूट में ए स्क्वायर कितना भैया 9, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 3 अपॉन कितना? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए। क्लियर है? पक्की बात है? देख लेना क्या हुआ, कोई डाउट है ना? तो मुझे लगता भी नहीं। अच्छा ये तो कंफ्यूज नहीं आप लोग हुए तो नहीं कि सर ये माइनस डी होता है, ये तो माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये जो और वैसे अगर प्लस कर भी दोगे आप बाद में प्लस ही आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से माइनस हम इस इक्वेशन को लिखते हैं पूरे को, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाता था +3, इधर आएगा माइनस का ही तो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, हाँ एक चीज क्लियर कर दूं, देखो यार अगर RHS को 0 लेकर आपने लिखा है तो इस फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, और अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है तो माइनस हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर ये 3 इस तरफ है RHS की तरफ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। हमने प्रूफ किया हुआ है ना, इसीलिए आप देख लो जाके वहाँ पे जो हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, तो जैसा आपको सही लगे वैसा। क्लियर है? तो भाई खत्म हो गई हमारी 11.3। मजा आएगा किसमें?